मैकेंडर। एच.जे. मैकेंडर। चलिए पहले तो सारे बच्चे जुड़े और मुझे ये बताए कि कल वाली क्लास देख ली क्या? पहले वाली क्लास देख ली, इससे पहले वाली पूरी की पूरी? रेखा, रघुवीर, संदीप, राजेश, सुरेश, वंदना, आरती, इससे पहले वाली क्लास देख ली क्या आप लोगों ने? उसके नोट्स बना लिए क्या? रघुवीर, आशा चौधरी, उमर सद्दीक, संदीप, उसके नोट्स बना लिए क्या? मनसुख भाई, इससे पहले वाली क्लास जो है वो रिकॉर्डेड थी, तो उसके नोट्स बना लिए क्या आप लोगों ने? ललिता अजमेर, गुड मॉर्निंग। मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से। अच्छा मनसुख, क्यों भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ललिता, गलत बात है ये बेटा। अच्छा, कल टाइम नहीं मिला, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज पढ़ लेना उसको। पढ़ लेते तो ज्यादा बेहतर रहता मेरे लिए। भाई मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहता, आप उसको पढ़ लेते तो। हाँ ठीक है बेटा, अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ किरण, कल वाली क्लास पढ़ ली पूरी की पूरी? चलिए, मैकेंडर, और मैकेंडर में ब्रीफली थोड़ा सा देख ले। एल्फोर्ड जॉन मैकेंडर स्कॉटलैंड के निवासी है और ब्रिटेन में भूगोल के प्रतिपादक है। और ध्यान दें, इन्होंने 1904 में इतिहास की भौगोलिक दूरी, ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री नाम से परिपत्र पढ़ा था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सामने। और इन्होंने ध्यान दें शक्ति, लोकेशन, शक्ति स्थान संकल्पना की व्याख्या की। शक्ति स्थान संकल्पना की व्याख्या की 1904 में। 1904 वाली संकल्पना को दूरी क्षेत्र संकल्पना कहा जाता है। दूरी क्षेत्र संकल्पना कहा जाता है। इस संकल्पना में इन्होंने ऐतिहासिक उपागम, व प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया। ऐतिहासिक व प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया। टॉपिक चल रहा है बेटा अपना मैकेंडर, राजनीतिक भूगोल का विकास, और इसमें कल अपन ने जियोपॉलिटिक्स कंप्लीट कर ली थी। और आज किरण बेटा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मैकेंडर का, ठीक है। और मैकेंडर की एक क्लास मैंने कल डाली थी, लगभग 1 घंटे और 30-35 मिनट की थी ना। उसमें मैंने पाइवोट एरिया संकल्पना दी थी, पूरी की पूरी पढ़ाई है, ठीक है। और मैंने कल रिक्वेस्ट की थी सभी से कि आप इसको पढ़ लेना, ताकि इसका अगला सेगमेंट जो है, आगे वाला पार्ट मैं दूसरे दिन स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो ये कल वाली क्लास का कुछ पार्ट है। मैकेंडर स्कॉटलैंड के निवासी थे, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य रहे हुए हैं और ब्रिटेन में भूगोल के प्रतिपादक माने जाते हैं। इनकी जो 1904 में जो शोध पत्र पढ़ा है वो इतिहास की भौगोलिक धुरी, यानी ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री नाम से इन्होंने शोध पत्र पढ़ा था। इस शोध पत्र में इन्होंने स्थल शक्ति विन्यास के संदर्भ में
शक्ति और स्थान संकल्पना की व्याख्या की थी, और कौन से स्थान पर शक्ति का केंद्र होगा इसके संदर्भ में भविष्यवाणियां की। और कौन सी शक्ति? वो है स्थल शक्ति। क्लियर? और इस संकल्पना को 1904 वाली संकल्पना को कहा जाता है पाइवोट एरिया थ्योरी। पाइवोट एरिया इट मींस धुरी क्षेत्र संकल्पना। अब ध्यान दें, धुरी क्षेत्र संकल्पना में ऐतिहासिक उपागम व प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया गया। ये कल वाली क्लास में है। क्लियर? इसी धुरी क्षेत्र संकल्पना में 5 क्षेत्रों की बातें की गई। पहला एरिया विश्व, दूसरा विश्वद्वीप, तीसरा एरिया आंतरिक अर्धचंद्राकार मेखला, अर्धचंद्राकार मेखला, इनर क्रिस्टेंट, इनर क्रिस्टेंट, और चौथे नंबर पे बाह्य यानी आउटर क्रिस्टेंट, अर्धचंद्राकार मेखला। और 5वें नंबर पे विश्व, विश्वद्वीप, आंतरिक अर्धचंद्राकार मेखला, बाह्य अर्धचंद्राकार मेखला, और 5वें नंबर पे धुरी क्षेत्र। ये कल वाली क्लास का ही कंटेंट है। धुरी क्षेत्र मध्य एशिया व साइबेरिया का क्षेत्र। ओब, लीना, येनेसी, यूराल, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बैकाल झील, ठीक है, इसका क्षेत्र क्या कहलाएगा? धुरी क्षेत्र। नहीं है। क्लियर? धुरी क्षेत्र में नदियां, दलदली, आंतरिक अफवाह की या बर्फ से जमी हुई होती है ताकि नौसेना उसमें एंटर नहीं कर सके। ठीक है? धुरी क्षेत्र संकल्पना में स्थल शक्ति के विकास केंद्र की बात की गई है, केंद्र की बात कही गई है। धुरी क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां जल शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। धुरी क्षेत्र परंपरागत परिवहन के साधनों का क्षेत्र है। परिवहन साधनों का क्षेत्र है, ऊंटों घोड़ों का, ऊंटों घोड़ों का। क्लियर? तो जो मैंने लिखा है एक बार वापस रिमाइंड कर लें, कल वाली क्लास का कंटेंट है ये। विश्व, विश्वद्वीप, आंतरिक अर्धचंद्राकार मेखला, बाह्य अर्धचंद्राकार मेखला, धुरी क्षेत्र। मध्य एशिया व साइबेरिया को धुरी क्षेत्र कहा जाता है। धुरी क्षेत्र में जो नदियां हैं वो नौकागम्य नहीं है। और धुरी क्षेत्र में जो नदियां है वो दलदलीय रूप ग्रहण कर लेती है, या इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, या वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से जमी रहती है। अतः नेवी जो है, नेवी मतलब जल शक्ति, जल शक्ति धुरी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्लियर? नोट कर लिया? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? वापस देख ले इसको। कौन कौन से उपागम काम में लिए? ऐतिहासिक व प्रादेशिक उपागम। धुरी क्षेत्र संकल्पना में मैकेंडर ये कहता है कि मध्य एशिया से लगातार आक्रमण हुए थे कोलंबस तक, यानी खोजों के युग तक, और जो आक्रमण होते गए सभ्यताएं जो है पश्चिम की ओर खिसकती गई
और समुद्र तटों की ओर चलती गई। बाद में यूरोप ने अपना एक अलग रूप ले लिया और वो है नैविक शक्ति का। कौन सी शक्ति का? नेवी शक्ति का। अतः उसने ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया। भारत में भी इस प्रकार के आक्रमण हुए हैं, चीन में भी इस प्रकार के आक्रमण हुए हैं, ईरान में भी हुए हैं, लेकिन भारत, चीन, ईरान और यूरोप से कभी भी कोई आक्रमण मध्य एशिया के लिए नहीं हुआ है। अतः भविष्य में मध्य एशिया जो है वो ताकतवर बनेगा। क्या बनेगा? ताकतवर। मध्य एशिया ताकतवर बनेगा। अब देखिए दूरी क्षेत्र में कौन कौन से, कल वाली हाइपोथेसिस रिमाइंड करवा रहा हूं आप लोगों को। हंस ने रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं पढ़ी तो ये तो गलत बात है ना। अब देखिए ध्यान से, दूरी क्षेत्र में पाइवोट एरिया, दूरी क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला, काकेशस का उत्तर का भाग, पामीर की गांठ, गांठ का क्षेत्र, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, अरल सागर, और आमू नदी, सर नदी, और येनेसी लीना नदियों का क्षेत्र। ये पाइवोट एरिया के एरियाज है मध्य एशिया में। मध्य एशिया में जहां ध्यान दें, जल शक्ति एंटर नहीं कर सकती, जल शक्ति एंटर नहीं कर सकती। इन वर्ड्स को याद करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दूरी क्षेत्र में आता है, कौन सा नहीं आता। ठीक है, अभी तक मैंने दूरी क्षेत्र ही बोला है, कभी भी ये नहीं बोला हार्टलैंड। ठीक है, कभी भी हार्टलैंड नहीं बोला। इंडिग्री का कोलिमा सही है बेटा, ये भी आएगी। संदीप धनवाल, वेरी गुड। ओब येनेसी लीना इंडिग्री का कोलिमा। ठीक है, ये एरिया क्या हो गया? वोल्गा, वोल्गा नहीं आएगी आरती। बालखस, बालखस, बालखस पर्वत श्रृंखला कैसे आएगी? काकेशस है। बालखस तो दूर हो गई बेटा। रघुवीर, बालखस कैसे आएगी? मुकेश कुमार, वालकस। जल्दी बताओ। देखिए रघुवीर और मुकेश, ठीक है, और संदीप, तीन बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत शानदार कमेंट्स है। आरती, वोल्गा आपका बिल्कुल गलत आंसर है, नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी, क्योंकि यूराल के उधर का एरिया ध्यान दें इसमें सम्मिलित नहीं किया। यानी दूरी क्षेत्र में, ध्यान से सुनो, दूरी क्षेत्र में रूस का पश्चिमी भाग सम्मिलित नहीं किया गया है, तो बालकस तो कहां से आ जाएगी? क्लियर? हाँ, संदीप सही कह रहा है कि इंडिग्रिका और कोलिमा का क्षेत्र आएगा, तो इंडिग्रिका और कोलिमा का क्षेत्र आएगा। क्लियर? अच्छा, लेक बालकस, ओ सॉरी, सॉरी, बालकस झील, सही है। कैस्पियन सागर, अरल सागर, बैकाल झील, सही है बिल्कुल। कजाकिस्तान, बालकस लेक, वेरी गुड। हाँ, आरती बिल्कुल सही है। लेकिन आरती बेटा, आपने ऊपर कमेंट्स में क्या लिख रखा है? वोल्गा। ठीक है, हाँ अब मान गया, मैं मान गया भाई, मान गया। ठीक है, हाँ राम, ठीक है, मैं मान गया।
इन चलाई दे यार, गर्मी लाग बोला की कशो वालो कटको। क्लियर? हाँ बेटा, हाँ मैं मान गया। आरती, बालकस बेकाल के पास ही तो है, बिल्कुल। बालकस झील है, कजाकिस्तान में है, और बालकस झील के पास ही बैकानूर स्पेस सेंटर है, जो कि रूस का स्पेस सेंटर है। भारत का पहला जो सैटेलाइट है वहीं से प्रक्षेपण किया गया है। क्लियर? लेकिन आरती आपने ऊपर लिख रखा है वोल्गा, वोल्गा नहीं आएगी, वोल्गा दूर पड़ जाएगी, दूरी क्षेत्र। अब ध्यान दें आगे थोड़ा सा, हृदय स्थल संकल्पना। हार्टलैंड थ्योरी। हार्टलैंड संकल्पना कब दी गई? 1919। 1919 हार्टलैंड संकल्पना कब दी गई? 1919। क्लियर? डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी, 1919। आइडिया एंड रियलिटी, ये इसकी बुक है, ये ध्यान में रखना है। ये संकल्पना प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय नहीं, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के बाद दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दी गई, पहले विश्व युद्ध के बाद। हार्टलैंड शब्द का प्रयोग जेम्स फेयरग्रीव्स ने किया था। जेम्स फेयरग्रीव्स ने किया। किसने किया था? जेम्स फेयरग्रीव्स ने। हार्टलैंड से सर 2019 वाले टाइम पर बताया था वोल्गा। हाँ आरती, सही बात है, आप बिल्कुल सही हो। 2019 तो अब आ रहे हैं ना अपन, ये 2019 आज की क्लास यहां से शुरू है। आज की क्लास यहां से शुरू है। पहले तो मैंने कल वाली क्लास के बारे में ही डिस्कशन कर रहा था। कल मतलब जो बीच में एक डाल रखा है 40 मिनट, 40 मिनट वीडियो को रिमाइंड करवाया था कि हमने नहीं पढ़ा है, को भी सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास प्रिय विद्यार्थियों यहां से शुरू हो रही है अपनी। ठीक है, वो इससे पहले जो मैंने जितना लिखा है वो उससे पहले वाले वीडियो में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं। ठीक है, वोल्गा नदी भी बता रखी है सर जी नोट्स में, सही कर लेना उसको बेटा, हो सकता है एरर आ गया हो, मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, जेम्स फेयरग्रीव्स ने। तो यहां पहला ही सवाल कौन सा बनता है? वो बनता है हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कहीं गड़बड़ मैकेंडर मत कर देना। हाँ रघुवीर बेटा, मैंने आपकी बात सुन ली। ठीक है, हार्टलैंड जो शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया गया? किसने प्रयोग किया? जेम्स फेयरग्रीव्स ने। क्लियर? डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी, ये इसकी एक किताब है। ठीक है, और ज्योग्राफिकल पाइवोट, ज्योग्राफिकल पाइवोट जो है वो एक शोध पत्र है, रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर और बुक दोनों में अंतर होता है। क्लियर? नोट करो इसे,
यहां से आज की क्लास शुरू हो रही है, तो नोट करते चले। डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी, ये इसकी बुक है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दी गई थी ये संकल्पना। हार्टलैंड शब्द का प्रयोग जेम्स फेरग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स फेरग्रीव्स ने। नोट करे इसे। क्लियर? अब देखें हार्टलैंड एरिया, हृदय क्षेत्र, हृदय स्थल क्षेत्र। हृदय स्थल क्षेत्र, और हृदय स्थल क्षेत्र में कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं वो देखना आपको। तो ये अफ्रीका, ये अरब, और ये हिंदुस्तान, और ये इंडो चाइना, ये चाइना का प्रायद्वीप, और ये यूरोप, ये काला सागर, और ये कैस्पियन सागर, और ये अरल सी, ये बाल्कस झील, और ये बैकाल झील, बैकाल लेक। यहां आ जाएगी पामीर की गांठ। पामीर, पी का मतलब पामीर। वापस व्हाइट कलर लेते हैं, और ये स्कैंडिनेविया, और ये साइबेरिया। पहले बात करते हैं यूराल माउंटेन रेंज की। तो कैस्पियन सागर, ये अपर पार्ट में यूराल माउंटेन रेंज, यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल। और यूराल के इस साइड में, तो यहां ये एरिया कैस्पियन सागर से ऊपर से लेकर और कमचटका प्रायद्वीप तक, ये बैकाल झील, पामीर की गांठ से ऊपर वाला पार्ट, लीना, येनेसी, वोल्गा नदियों का क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाता है दूरी क्षेत्र। दूरी क्षेत्र, दूरी क्षेत्र, ये एरिया कहलाता है दूरी क्षेत्र। ठीक है, दूरी क्षेत्र कैस्पियन सागर तक का पार्ट है। इसमें तुर्कमेनिस्तान भी आ जाएगा, पामीर की गांठ आ रही, इट मींस उज्बेकिस्तान भी आ जाएगा, यूराल पर्वत श्रृंखला। अब देखो वोल्गा नदी आई क्या? वोल्गा रिवर इस साइड में बहती है, ये वोल्गा रिवर, ये वोल्गा, और वोल्गा के जस्ट अपोजिट निकलकर यूं आती ये डॉन, डॉन और वोल्गा। वोल्गा पूरब में है और डॉन पश्चिम में है। ठीक है, वोल्गा उधर है, तो वोल्गा आ रही क्या? यूराल से आगे कमचटका तक का क्षेत्र दूरी क्षेत्र है। जल्दी बताओ, समझ में आ गया है क्या? थंब इंप्रेशन करो। अर्जुन सिंह, बेटा यूराल से उधर का पार्ट है सारा का सारा। उमर सद्दीक, थैंक यू बेटा। तो ध्यान से सुने, ये कहलाया कौन सा? पाइवोट एरिया। पाइवोट एरिया, दूरी क्षेत्र। ये 1904 का, पीला कलर लेता हूं ताकि पता चल जाए आपको। दूरी क्षेत्र 1904 का। अब बात आती है हार्टलैंड।
कलर कौन सा ले रहे भाई? हार्टलैंड, हार्ट में तो लाल ही होता है ना हार्ट का रंग। लाल रंग किसका होता है? खून का प्रतीक होता है, हार्टलैंड। अब देखो हार्टलैंड में अब वोल्गा नदी का क्षेत्र, कैस्पियन सागर, काकेसस और इवन ध्यान दें डोन नदी का एरिया और प्लस साथ के साथ पश्चिमी रूस का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र भी हार्टलैंड में मान लिया गया। और दक्षिण में ध्यान दें यहां आ गया अनातोलिया का पठार, नीचे आर्मेनिया की गांठ, आर्मेनिया की गांठ, ये एशिया माइनर का अनातोलिया का पठार, प्लस ईरान में एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला, यहां एल्ब्रुस आ गई, नीचे यहां तो जगरोस है, ऊपर एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला, प्लस ध्यान दें अफगानिस्तान का पठार, इतना एरिया, और इधर मंगोलिया, मंगोलिया और तिब्बत, इन क्षेत्रों को हार्टलैंड में सम्मिलित कर लिया गया। स्पेशली मंगोलिया का ध्यान रखना, मंगोलिया, तिब्बत और यहां अफगानिस्तान का क्षेत्र और प्लस इधर अजरबैजान, जॉर्जिया यानी आर्मेनिया की गांठ का क्षेत्र पूरा का पूरा, ये तो है ही है हार्टलैंड में। अब हार्टलैंड बनकर इतना बड़ा हो गया, यानी बाल्टिक सागर के तट से लेकर, बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सी है, इस सी के तट से लेकर और काला सागर का कोस्ट, और ध्यान दें एशिया माइनर, और एशिया माइनर से ये पूरा का पूरा एरिया हार्टलैंड कहलाया। यानी ये इसमें दूरी क्षेत्र तो है ही है, और इसके साथ के साथ नया जो एरिया जोड़ा गया है उसमें मंगोलिया, तिब्बत, हाँ गोबी का मरुस्थल, और प्लस पामीर की गांठ के नीचे वाला भाग, और प्लस इसके आगे अफगानिस्तान का पार्ट, और ईरान कैस्पियन सागर के दक्षिण में एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला, और उसके इस साइड में आर्मेनिया की घाट, अपर पार्ट में जो स्लाव एरिया वो स्लाव, और प्लस चेचन्या का एरिया वो चेचन्या का एरिया, प्लस वोल्गा नदी का, वोल्गा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो। मंगोलिया तो धुरी क्षेत्र में है, मंगोलिया बेटा धुरी क्षेत्र में नहीं था, क्लियर, मंगोलिया को धुरी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया। धुरी क्षेत्र का ज्यादा केंद्रीकरण कहां था? अरल सागर के आसपास, यूराल से अरल। डेन्यूब बेसिन को भी सम्मिलित किया है, निम्नवर्ती डेन्यूब को, लेकिन ध्यान दें प्लीज यहां थोड़ा सा देखें रघुवीर मालव, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि डेन्यूब बेसिन को भी सम्मिलित किया है, लेकिन अगर डेन्यूब बेसिन को अपन सम्मिलित कर लें, मैं तो कर दूंगा, बट वस्तु स्थिति कुछ और है। ये डेन्यूब काफी दूर हो जाएगी, किसी भी मानचित्र में नहीं दिया हुआ है, बाकी पुस्तकों में सभी में लिखा है मध्यवर्ती डेन्यूब बेसिन। अतः इसे नहीं मानो तो बढ़िया है। तो ये मुख्य मुख्य एरिया है जिनको इसने हार्टलैंड में सम्मिलित किया। तो एरियाज के नाम लिख देता हूं मैं, नए क्षेत्रों को, धुरी क्षेत्र के साथ 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 मंगोलिया, गोबी मरुस्थल, तारिम बेसिन, बेसिन, तिब्बत और अन्य पश्चिमी रूस, वोल्गा का क्षेत्र, इन क्षेत्रों को इसने ध्यान दें हार्टलैंड में सम्मिलित किया। प्लस हार्टलैंड को अभेद्य नहीं माना, हार्टलैंड को अभेद्य नहीं माना, हार्टलैंड को अभेद्य नहीं माना। तो देखिए ध्यान से, हार्टलैंड से कौन घुस सकता है, कैसे घुस सकता है? तो देखिए यहां है जर्मनी,
ये जर्मनी, ये स्लाव प्रदेश, जर्मनी और स्लाव, क्लियर, स्लाव जाति और जर्मन जाति, ये ध्यान दें। यहां जो वोल्गा नदी है, ठीक है, और डोन नदी है, इसका जो ये निम्नवर्ती भाग है, आप देखो यूराल और कैस्पियन के बीच में गैप है, यूराल और कैस्पियन के बीच में गैप है, इस गैप से अंदर जाया जा सकता है। हाँ, एशिया माइनर भी आता, तो एशिया माइनर का ध्यान दे, टर्की का अनातोलिया का पठार बोला है बेटा मैंने, रघुवीर, पॉन्टिक और टॉरस के बीच का क्षेत्र है। ये याद रखो प्लीज, पढ़ते समय ये याद रखो कि जहां जल शक्ति नहीं पहुंच सकती। अब एशिया माइनर में तो मार्मरा सागर का कोस्ट भी आता है, क्लियर, ऊपर वाला पठार, जैसे अपन देखे ना, तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार, अब प्रायद्वीपीय भारत के पठार में अरावली वाला पार्ट, राजमहल की वाला पार्ट, क्लियर, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार है तो वहां नदियां गोदावरी कावेरी, वहां अंदर जल शक्ति प्रवेश कर सकती है, नहर है बर्किंगम नहर, ठीक है, नावें चलाई जा सकती है, जल शक्ति अंदर प्रवेश कर सकती है। हार्टलैंड वो एरिया है जिसमें जल शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे डेन्यूब बेसिन तो लिख दिया, लेकिन एक्चुअल थ्योरी तो पढ़ी ही नहीं। एक्चुअल थ्योरी में मौलिकता यह है कि डेन्यूब नदी नौकागम में बताई गई है, ठीक है, और अपर डेन्यूब की बात करें तो अपर डेन्यूब तो जर्मनी में चली गई, जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर, ठीक है, डेन्यूब नदी जर्मनी और फ्रांस, यानी ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन रेंज है वहां से डेन्यूब पैदा हो रही है, और डेन्यूब के बाजू में राइन नदी आ गई, तो वहां तो राइन नदी भी नौकागम में अपर जर्मनी में एंटर हो सकती है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देखें। यहां गया बेल्जियम, पोलैंड, लग्जमबर्ग, और ये जर्मनी, और ये स्विट्जरलैंड, और ये ऑस्ट्रिया, और इधर आ गया ये फ्रांस, और ये नदी आ गई स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड से निकलकर ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया से निकलकर यहां लेक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट झील, कॉन्स्टेंट झील ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में बटी हुई है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच सीमा कौन सी झील बनाती है? कॉन्स्टेंट, और ये चली आपकी राइन नदी, पैदा कहां हो रही? स्विट्जरलैंड में, झील कॉन्स्टेंट, ये टर्न कर रही है, टर्न करके ये यूं चल रही है, यहां से नीदरलैंड और बेल्जियम, ये राइन नदी का डेल्टा, नीदरलैंड और बेल्जियम, क्लियर। अब देखिए उल्टी, तो राइन नदी के इधर एक साइड में यहां वोज्जेस माउंटेन रेंज है, कौन सी है? वोज्जेस, वोज्जेस माउंटेन रेंज है, कहां? फ्रांस में, वोज्जेस, और इधर राइन नदी के इस साइड में आ गई ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, और ब्लैक फॉरेस्ट के पास से ओरिजिन होती है डेन्यूब, तो ये उल्टी चलती है, ये डेन्यूब, डेन्यूब उधर चली गई, राइन इधर आ गई। पढ़ने से पहले इतना आप चाहिए, जो जहां मैं गलत होता हूं, जहां मैं गलत होता हूं वहां मैं हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लेता हूं, बेटा गलती हो गई, लेकिन कुछ बातें है ना किताबों में भी गलत उल्टी सीधी दी हुई है। अरे भाई लोगों, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जल शक्ति नहीं पहुंच सकती, अब जल शक्ति नहीं पहुंच सकती तो डेन्यूब नदी तो नौकागम में है बेटा, डेन्यूब नदी तो नौकागम में है, क्लियर। और ध्यान दें वोल्गा नदी जो है वो भी नौकागम में, डॉन वोल्गा, लेकिन ध्यान दें डॉन वोल्गा में एंटर करना मुश्किल है, क्योंकि काला एजोव सागर से एंटर किया जाएगा, किसमें? डोन, डोन में, और फिर उसके बाद डॉन वोल्गा कैनाल को पार किया जाएगा, फिर उसके बाद में वोल्गा नदी में एंटर किया जाएगा।
किरण बेटा फोन पे पूछ लेना। क्लियर किरण, फोन पे पूछ लेना, ठीक है। ऑस्ट्रिया डेन्यूब, तो अब आप खुद सोचे कि डेन्यूब तो नौकागम्य है, ठीक है, और उस दूरी हार्टलैंड से कितनी दूरी बन जाएगी, बीच में तो पूरा स्लाव प्रदेश आ जाएगा, और इधर प्रदेश कौन सा आ गया, जर्मनी, स्लाव और जर्मन। तो अपन मूल थ्योरी पर वापस आते हैं, मूल थ्योरी पर वापस आते हैं। ये तो दूरी क्षेत्र का एरिया हो गया। अब आगे मैकेंडर ये कह रहा है कि दूरी क्षेत्र में एंटर किया जा सकता है, सॉरी, हार्टलैंड में एंटर किया जा सकता है, और एंटर करने का जो मार्ग होगा वो मार्ग होगा आपका येलो कलर, नहीं येलो भी है तो कौन सा रंग लू रही, लाल, ये मार्ग होगा, यहां से एंटर किया जा सकता है। आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा, कैस्पियन सागर के उत्तर और यूराल के दक्षिण से यूराल नदी का मैदान बेसिन आता है, यहां से एंटर किया जा सकता है। यहां से एंटर करने का प्रयास किसने किसने किया था, तो ध्यान दें, एक तो जर्मन सेना ने किया था प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय। दूसरा ध्यान दें, एंटर करने का प्रयास किया गया था नेपोलियन द्वारा, नेपोलियन द्वारा, लेकिन ये ज्यादा गहराई में एंटर नहीं कर पाए, ये यहीं रुक गए। मैं फिर कह रहा हूं, दूरी क्षेत्र में ये कहा, दूरी क्षेत्र में ये कहा कि इस दूरी क्षेत्र से बाहर की ओर आक्रमण हुए, लेकिन दूरी क्षेत्र पर कभी किसी का आक्रमण नहीं हुआ। क्लियर, ध्यान से सुने, आक्रमण नहीं हुआ किस पर, दूरी क्षेत्र पर। अब आगे ध्यान से सुने, लेकिन अगली थ्योरी में 1919 में मैकेंडर ये कह रहा है कि दूरी क्षेत्र जो अब हार्टलैंड में चेंज हो गया है, कि हार्टलैंड अभेद्य नहीं है, यानी हार्टलैंड को भेदा जा सकता है, ठीक है। उसने संभावना बताई, और संभावना के लिए दो प्रमाण बताए, एक तो नेपोलियन द्वारा एंटर करने का प्रयास, 1811-12 की बात है, और ध्यान दें दूसरा प्रयास प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी के द्वारा एंटर करने का प्रयास, लेकिन दोनों प्रयास लगभग असफल रहे, लगभग असफल रहे। अतः वह यह कहता है, ध्यान से सुने, वह क्या कहता है, कौन, मैकेंडर बाबू, यह कहता है, ये हो गया ध्यान दें पूर्वी यूरोप, तो ये हो गया पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप ई, जर्मन और स्लाव प्रदेश को उसने क्या कहा, पूर्वी यूरोप। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो एच एल पर शासन करता है। एच एल का मतलब क्या हो गया, हार्टलैंड। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, अधिकार रखता है, वो हार्टलैंड पर अधिकार रखता है, एच एल। क्लियर, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित रखता है, सॉरी, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित रखता है, और जो हृदय क्षेत्र को पर शासन करता है, ठीक है, वो ध्यान दें विश्वद्वीप, विश्वद्वीप, ये विश्वद्वीप, वो विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा, विश्वद्वीप यानी WI, और जो विश्वद्वीप को नियंत्रित रखता है वो ध्यान दें विश्व को नियंत्रित करेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ध्यान से सुने, ई, ठीक है, हार्ट लैंड, और HL और वर्ल्ड आइलैंड, वर्ल्ड आइलैंड, वर्ल्ड,
जो पूर्वी करता है, ठीक है, वह ध्यान दें हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा, नियंत्रण रखेगा। जो हृदय स्थल पर अधिकार या नियंत्रित रखता है या शासन करता है, वो ध्यान दें विश्वद्वीप पर नियंत्रण रखेगा। और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वो वर्ल्ड पर नियंत्रण रखेगा। क्लियर? जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करेगा, जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा, और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण रखेगा। क्लियर? तो यहां तो देख लेना एक कॉमन वर्ड आ रहा है शासन, और यहां कॉमन वर्ड आ रहा है नियंत्रण। अब इसको सिंपल वे में बोल लो, पूर्वी यूरोप पर ई यानी जर्मन और पूर्वी यूरोप पर अधिकार रखता है, शासन करता है, वो हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा, नियंत्रण रखेगा। जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर नियंत्रण रखेगा, और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वो वर्ल्ड पर नियंत्रण रखेगा। क्लियर? तो यहां दो मुख्य बातें आ गई। पहली बात, मैकेंडर के अनुसार हृदय क्षेत्र अभेद्य नहीं है, अभेद्य नहीं है। पूर्वी यूरोप में स्लाव जाति व जर्मन जाति इस हृदय क्षेत्र में प्रवेश के मार्ग या गेट कह सकते हैं अपन, गेट के सामने निवास करती है। और ये यूराल के दक्षिण का स्टेपी प्रदेश है। गेट दक्षिण का स्टेपी प्रदेश, यहां से एंटर किया जा सकता है। इस गेट का मतलब क्या है? अतः इट मीन्स अतः भविष्य में जर्मन या स्लाव लोगों का नियंत्रण हृदय स्थल पर हो जाएगा। और इसी बात को किसने आधार मान लिया? इसी बात को ध्यान दें, आधार माना किसने? उसका नाम क्या था? हाँ, कार्ल ओशोपर। किसने आधार मान लिया? कार्ल ओशोपर, कि भविष्य में जर्मन और स्लाव लोगों का नियंत्रण हृदय स्थल की ओर हो जाएगा। क्लियर? अतः हृदय स्थल अभेद्य नहीं है, अभेद्य नहीं है यानी भेद्य है। क्लियर? और इसके लिए उसने प्रमाण क्या दिए? एक तो नेपोलियन का आक्रमण, और एक बताया उसने, ध्यान ने, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना का प्रवेश, युद्ध में जर्मन सेना का प्रवेश, सेना का हार्टलैंड में प्रवेश का प्रयास। क्लियर? तो भविष्य में जर्मन और स्लाव लोगों का नियंत्रण हृदय स्थल पर हो जाएगा।
अब ये जर्मन और स्लाव लोग कहाँ रहते हैं? पूर्वी यूरोप में रहते हैं। अतः वह कहता है कि जो पूर्वी यूरोप में शासन करता है वह हृदय क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा और जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्व द्वीप पर नियंत्रण रखेगा। जो विश्व द्वीप पर नियंत्रण रखता है, शासन करता है, वह विश्व पर नियंत्रण रखेगा। क्लियर? तो ये 3 बातें हो गई, नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करें इसे। क्लियर बच्चों? सर वीडियो नहीं दिख रहा, क्या कर रहा हूं वैसे। चलिए, तो आगे टू बी कंटिन्यू, इसका एक पार्ट मिडलैंड थ्योरी और बच गई है, तो मिडलैंड थ्योरी अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।